वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए सेट पढ़ा रहे हैं और सेट में अपना लोगों का ये तीसरा वीडियो शुरू हो रहा है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट और प्रॉपर सबसेट तक समझ लिया था। और एक चीज़ और है, पिछले वाले जो वीडियो था उसके लास्ट में मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी। मैंने कहा था कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ये गलत मैंने बोल दिया था। एक्चुअली अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स नहीं होंगे, बल्कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 2 की पावर n होंगे। ठीक है ना, सबसेट में एलिमेंट्स 2 की पावर n नहीं होंगे बल्कि सबसेट 2 की पावर n होंगे अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो। अब आगे देखिए, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं अपनी एनसीईआरटी के, ये सॉल्व करना है। इसमें भरना है कि कौन इसका सबसेट है कौन सबसेट नहीं है। देख लो, fill in the blanks 5, a is equal to 1, 3, b is equal to 1, 5, 9, c is equal to 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन किसका सबसेट है। अब 5 जो है वो क्या b का सबसेट है। अब देखो 5 का मतलब नल सेट, और नल सेट तो सभी सेट का सबसेट होता है, तो 5 जो है वो b का सबसेट होगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने भर दिया सबसेट है 5b का। ठीक है, दिख रहा। ठीक, अब a 1, 3 है, b 1, 5, 9 है, तो a 1, 3, b 1, 5, 9 का तो सबसेट नहीं है, तो a जो है वो b का सबसेट नहीं होगा। इधर आओ, a और c देखो, a 1, 3 है, अच्छा सी भी में भी 1, 3 आ रहा है ना भाई। ए के सारे एलिमेंट सी में हैं, इसका मतलब ए सी का सबसेट है ना, तो ए देखो सी का सबसेट हो गया। ठीक, आप इसके नीचे वो वाला भी खींच सकते हो, ये वाला भी भाई सबसेट है, प्रॉपर सबसेट भी है, तो चाहे तो ये वाला बनाओ, चाहो तो ये नीचे वाला लाइन बना देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बी कॉमा सी देखो 1, 5, 9, इसमें भी 1, 5, 9 मतलब b के सारी एलिमेंट c में हैं। हाँ है, तो b क्या c का सबसेट है। हाँ है, b c का सबसेट है भाई, क्योंकि b के सारे एलिमेंट c में हैं 1, 5, 9। ये लो, इधर आओ, 2, 3, 4 और 2, 3, 4, क्या ये इसका सबसेट है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। हाँ है, इसका मतलब ये जो है वो इसका सबसेट है। ठीक, अच्छा ए बी सी और इधर बी सी डी, तो क्या ये इसका सबसेट है। नहीं है, इसमें तो कोई किसी का सबसेट नहीं, तो ये सबसेट नहीं है। आओ नीचे, योर क्लास स्टूडेंट, योर स्कूल स्टूडेंट। अब जो क्लास का स्टूडेंट है वो स्कूल का तो स्टूडेंट होगा ही भाई। स्कूल के स्टूडेंट्स में क्लास के तो सारे स्टूडेंट आ ही जाएंगे ना, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट तो इसमें होंगे ही ना, मतलब ये जो है वो इसका सबसेट तो होगा ही ना। तो ये देखो, अच्छा सर्कल ऑफ अ प्लेन, सर्कल विद अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। भाई एक प्लेन में अगर हम खूब सारे सर्कल बनाएंगे तो कोई 1 सेंटीमीटर का होगा, कोई 2 सेंटीमीटर रेडियस का, कोई कितने भी सेंटीमीटर रेडियस का होगा। तो जो 1 सेंटीमीटर का सर्कल होगा वो इसका सबसेट होगा ना, क्योंकि जब हम सब सर्कल बना देंगे प्लेन में तो उसमें कुछ सर्कल 1 सेंटीमीटर वाले भी बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो है ये इसका सबसेट है भाई। 1 सेंटीमीटर का जो सर्कल वो सारे सर्कल्स में से कोई एक होगा, तो ये इसका सबसेट है। तो ये सबसेट है ना इसका, तो ये ज़्यादा है तो ये बड़ा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि भाई ये सबसेट है, यहाँ पे ये सबसेट था। अच्छा, एक्स सच डेट एक्स ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में सारे ट्राइंगल, और एक्स सच डेट एक्स रेक्टेंगल इन अ प्लेन, ये तो कोई किसी का सबसेट नहीं है, तो कोई किसी का सबसेट नहीं हो गया। एक्स सच डेट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच डेट एक्स इज इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर में कौन आएगा, देखो 2, 4, 6, 8, 10, यही सब आएंगे ना। और इधर इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा इंटीजर है तो माइनस के भी 0, -1 वो भी सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना, निगेटिव वाले भी आएंगे। तो जो ये वाला सेट है ये तो इसका सबसेट है ही है ना भाई, इसके सारे एलिमेंट तो उसमें है ही हैं, जितने भी नेचुरल इवन नंबर हैं वो सब इंटीजर हैं, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट उसमें हैं। इसका मतलब ये जो है ये नेचुरल नंबर ये उसका सबसेट है। तो ये देखो, बस कुछ है ही नहीं, आराम से क्वेश्चन हो रहे है ना। देख लो फिर अगला करना है।
देखिए ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो हम लोगों को करने हैं यहाँ पे, यही अपना सेट और सबसेट वाले टॉपिक पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्या है ना, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं। A इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज इक्वल टू ABCD, तो क्या A B का सबसेट है? देखिए क्या A के सारे एलिमेंट B में है? भाई AEIOU ये तो B में नहीं है। जब A के सारे एलिमेंट B में नहीं, इसका मतलब A जो है वो B का सबसेट नहीं, और ये कह रहा है A B का सबसेट है, इसका मतलब ये फॉल्स है, गलत है। ठीक, तो ये हो गया गलत। अगला देखिए A कॉमा B, क्या B कॉमा C कॉमा A का सबसेट नहीं है? देखो ये एलिमेंट इसमें है, हाँ है, तो क्या ये इसका सबसेट है? हाँ ये इसका सबसेट है, मगर ये कह रहा है नहीं है, तो ये क्या है? ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है। अच्छा, A कॉमा E सबसेट ऑफ X सच दैट X अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर है, और A कॉमा E क्या A कॉमा E इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर का सबसेट है? हाँ है भाई, A कॉमा E तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर ही तो है, तो A कॉमा E इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर का सबसेट तो है। अब अगर सबसेट है तो हाँ है, इसने भी का सबसेट है, तो ये बात सही है। आगे 1 कॉमा 2 कॉमा 3 इज द सबसेट ऑफ 1 कॉमा 3 कॉमा 5, क्या ये सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं? 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे नहीं, इसका मतलब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर सबसेट होने के लिए ये सारे एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए थे, मगर ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है, मगर इसने सबसेट होने का साइन लगाया है, तो ये गलत है। ये देखिए क्या A B C का सबसेट है? हाँ A B C का सबसेट है। अब देखो क्या A B C का एलिमेंट है? एलिमेंट है, मगर इसने यहाँ पे देखिए भाई सबसेट वाला साइन लगाया है। अगर A एलिमेंट होता तो उसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये जो ब्रैकेट लगा है ये नहीं, क्योंकि ये तो सेट के ब्रैकेट लगा है, तो A इसका एलिमेंट है अगर ये ब्रैकेट ना हो, और A इसका सबसेट है, ये जो इसका सबसेट बना, मगर यहाँ पे सबसेट नहीं, ये एलिमेंट कह रहा है, तो ये इस तरह से सेट की फॉर्म में A इसका एलिमेंट नहीं है, इसने सेट की फॉर्म में दिया, इस फॉर्म में तो ये इसका सबसेट है, मगर ये एलिमेंट कह रहा है कि A पर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यानी इसको सेट की फॉर्म दे करके कह रहा है कि ये इसका एलिमेंट है, नहीं है। समझ गए ना? अगर ये ना होता तो इसका एलिमेंट होता, बात समझ गए ना? तो ये गलत है। फिर समझ लीजिए क्यों गलत है। भाई देखो A इसका एलिमेंट है, मगर A एलिमेंट इसका है, मगर इसने यहाँ पे ये ब्रैकेट बना करके सबसेट बना दिया है, और सबसेट का साइन लगाया नहीं, साइन एलिमेंट का लगाया और बना इसको सबसेट दिया है, इसलिए ये गलत है। और अगर एलिमेंट रखना था तो ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था। इधर देखो x such that x is a natural number less than 6 is the subset of x such that x is a natural number factor of 36, ये 36 का फैक्टर है और ये नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें क्या आएगा आपको पता है? अगर यहाँ पे हम भरें तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5 हो गए ना नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर हाँ हो गए, ठीक। और ये कह रहा है ये इसका सबसेट है, किसका? ये सबसेट है x such that x is a natural number factor of 36, 36 के फैक्टर। तो 36 के जो फैक्टर नेचुरल नंबर होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हाँ 4 9 या 36, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, नहीं 8 नहीं होगा, 9 होगा और फिर 36 होगा। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये सारे एलिमेंट वहां पर हैं? नहीं है। यहाँ पर देखो 5 है भाई, x सच दैट x नेचुरल नंबर लेस देन 6, यहाँ पे 5 और वहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए ये जो है उसका सबसेट नहीं है। एक सेकंड हम जरा इसको कंफर्म कर लें क्वेश्चन को। एक सेकंड, यहाँ पर जो x सच दैट x नेचुरल नंबर
लेस देन 6 है ना, तो x सच दैट x इज अ इवन कर देना है यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर। वही मैं कहूँ कि कुछ डाउट हो रहा था। x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब जब इसने इवन कह दिया तो इवन होने पे क्या होगा, इवन होने पे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है तो 5 हम नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 भी नहीं लेंगे, ठीक है, 1 भी हटाओ। अब देखो, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर की बात थी तो 1 को ना हम इवन में रखते ना ऑड में रखते हैं। एक बार आपको ये बताया भी था कि 1 क्यों नहीं मानते। अब 2,4 और ये, अब क्या ये इसका सबसेट है? देखो ये दोनों एलिमेंट इसमें है, हाँ है, तो क्या ये इसका सबसेट है? हाँ बिल्कुल है। अब तो ये इसका सबसेट हो ही गया, तो ये अब सही है। इधर आओ, 3, अब ए देखो दिया हुआ है अपने को, ये चीज अपने को पूरी ए दी हुई है ये क्वेश्चन में, इसी बेस पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 3,4 ए का सबसेट है, 3,4 ए का। अच्छा देखो बच्चों, यहां पे 3,4 पर पहले से ब्रैकेट लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट, तो 3,4 इस पूरे का एलिमेंट तो है भाई। देखो ये पहले से ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के साथ 3,4 इस पूरे ए का एलिमेंट है, समझ रहे हो ना? ब्रैकेट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी लगा है, तो इस ब्रैकेट के साथ 3,4 इसका एलिमेंट है। और इसने पूछा है क्या सबसेट है? सबसेट तो नहीं है ना। सबसेट होने के लिए इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगाना चाहिए था, क्योंकि ये वाला तो ब्रैकेट ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है, तो ये इसका ब्रैकेट के साथ में ये ए का एलिमेंट है, मगर सबसेट तो नहीं है। ये कह रहा है सबसेट है एक ही ब्रैकेट के साथ, तो ये भाई गलत है। समझ में आ रहा होगा ना मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई 3,4 तो सीधे सीधे इसका एलिमेंट है, क्योंकि ये इसके अंदर है 3,4 विद ब्रैकेट अंदर है ना, तो विद ब्रैकेट ये इसका एलिमेंट हुआ ना, जो यहाँ पे सेट की फॉर्म में दिया है। ये कह रहा है सबसेट, तो सबसेट तो नहीं है। हाँ 3,4 क्या ए का एलिमेंट है? अब इन्होंने 3 और 4 को एक साथ किया है, 3 और 4, हाँ, और विद ब्रैकेट किया है। अब देखो विद ब्रैकेट 3,4 ए का एलिमेंट है, विद सेट की फॉर्म में 3,4 ए का एलिमेंट है। यही ये भी कहेगी क्या 3,4 सेट की फॉर्म में ए का एलिमेंट है? तो हाँ है, ये बात सही है। अब देखना 3,4 पर ब्रैकेट के साथ में एक और ब्रैकेट लगाया गया है, तो ये वाला जो पहला ब्रैकेट है 3,4 पे, ये होगा एलिमेंट के लिए, एक और ब्रैकेट लग गया तो ये सबसेट हो गया। तो ये चीज क्या ए का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि 3,4 तो एक इसका एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को सेट की फॉर्म में कर दिया अगर, तो ये ए का सबसेट हो गया। सही बात है, यही वो भी कह रहा है। अच्छा 1 क्या ए का एलिमेंट है? हाँ 1 ये ए का एलिमेंट है, ठीक। अच्छा 1 क्या ए का सबसेट है? सबसेट तो नहीं है। सबसेट होने के लिए इस पे ब्रैकेट दे करके सेट की फॉर्म में लाना पड़ता, ये गलत है। 1,2,5 इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल है, क्योंकि भाई ये तीनों चीजें इस ए में बिलोंग करें, तो ये सबसेट है। 1,2,5 क्या ए का एलिमेंट है? एलिमेंट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये सबसेट की फॉर्म में रख दिया है। एलिमेंट तब होता जब ये सबसेट की फॉर्म में ना होता, सीधे 1,2,5 किया जाता। ये इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको सेट की फॉर्म में कर दिया, तो सेट की फॉर्म में ये इसका सबसेट तो है मगर एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कब होता? एलिमेंट होने के लिए ये दोनों ब्रैकेट हटाने पड़ते, तब एलिमेंट होता। समझ गए ना? ये एलिमेंट नहीं, ये इसका सबसेट तो है मगर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लग गए हैं, ये सेट की फॉर्म में आ गया, तो सेट की फॉर्म में तो सबसेट है। अच्छा 1,2,3 क्या इसका? अब देखो 1,2,3, अब यहां पर जो 3 है वो 3,4 एक साथ है, अलग अलग नहीं है। तो अगर हम 3 लिखेंगे तो 3,4 विद ब्रैकेट, 3,4 सेट की फॉर्म में एक साथ है। 3 अलग से टूटा हुआ फुटकर 3 नहीं कि हम 2 के साथ 3 रखते हैं। तो 1,2 एक साथ ब्रैकेट में करके इसका सबसेट हो सकता है, मगर अगर 3 लेना है तो 3 के साथ 4 विद ब्रैकेट लेना पड़ता है इसका सबसेट होने के लिए, मगर ऐसा इसमें नहीं है। तो 1,2,3 इसका सबसेट नहीं होगा। समझ गए ना? क्योंकि 3,4 पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। जुड़ा हुआ है ना, अलग नहीं। अलग होता 3,4, जैसे ये एलिमेंट है तो हम लिख देते हाँ है, इसलिए ये नहीं होगा।
इस 3 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3,4 एक साथ है। हाँ, फाई क्या ए का एलिमेंट है? सोचिए आप, फाई ए का एलिमेंट नहीं, हमने आपको बताया था कि फाई हर एक सेट का सबसेट तो होता है, मगर फाई प्रत्येक सेट का एलिमेंट नहीं होता है। फाई इसमें एलिमेंट तब होता है जब यहाँ पे फाई लिखा होता, फाई कोई एलिमेंट होता, फाई यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो फाई ए का एलिमेंट नहीं है, फाई ए का सबसेट है, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। ये सही है। अच्छा, अब इन्होंने फाई के ऊपर ये ब्रैकेट लगा दिया, आपको बताया था इसका मतलब ये है कि फाई इसके अंदर कोई एलिमेंट होता और उसको ऊपर इन्होंने लगाया होता, तब हम कहते हैं कि फाई इसका सबसेट है। ठीक है ना भाई, फाई कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, फाई का होने का मतलब ही है कि कोई सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। अब फाई को इन्होंने ब्रैकेट लगा के फाई को सेट की फॉर्म में करके इन्होंने फाई को एक एलिमेंट बना दिया, और इस एलिमेंट को सबसेट के रूप में कह रहे हैं कि क्या फाई ए का सबसेट है? फाई ए का सबसेट है, तो फाई तो ए का सबसेट है, मगर जब फाई के ऊपर आप ये ब्रैकेट लगा दोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि फाई इन्हीं की तरह इसमें कोई एलिमेंट रहा होगा जिसको सबसेट की फॉर्म में लिखा गया, तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये गलत है ब्रैकेट की वजह से। समझ गए ना कि ये फाई सबसेट है, मगर फाई इस तरह से अगर लिखा जाए कि फाई जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है उसको इस तरह से लिख दिया जाए, ठीक, अगर फाई यहाँ पे कोई एलिमेंट होता, सपोज दैट फाई यहाँ पे एक एलिमेंट होता, तब उसको इस तरह से रखा जाता, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन फाई यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय, नल सेट, और नल सेट सबका सबसेट होता है, लेकिन नल सेट के ऊपर ये चीज नहीं लगाई जाती है। ये चीज तभी लगेगी जब ये उस सेट में बिलोंग करता हो। समझ गए ना? अब ये एक और क्वेश्चंस देखो, ये सब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, मतलब ए बी सी 3 सेट हैं जहां पे A इज द सबसेट ऑफ B एंड B A इज द एलिमेंट ऑफ B, A B का एलिमेंट है और B जो है वो C का सबसेट है, तो क्या A C का सबसेट हो? इज पॉसिबल, मतलब A क्या C का सबसेट हो सकता है, ये संभव है? और अगर पॉसिबल है, इफ नॉट, अगर नहीं पॉसिबल है, गिव एनी एग्जांपल। मतलब हमें 3 ऐसे ABC बनाने जहां A जो है वो B का एलिमेंट है और जो B है वो C का सबसेट है। तो पहले ऐसे ABC बना लेते, मान लेते A इज इक्वल टू 1,2। अब B अपने को ऐसे बनाना है कि जिसका A एलिमेंट हो जाए, B ऐसा चाहिए जिसका A एलिमेंट हो जाए, तो B देखो बना दे, तो हमने कर दिया आपका A मान लो स्मॉल a, स्मॉल b और A ये देखिए 1,2 B का एलिमेंट हो गया और 1,2 ही A है, तो A B का एलिमेंट हो गया। ठीक है, और B जो है वो C का सबसेट हो, B जो है वो C का सबसेट हो, तो C कुछ हो ऐसा जिसका सबसेट B हो, तो C भी देखो C इज इक्वल टू A B मान लो ये C हो गया। अब जो B है, ये जो B है ये इस C का सबसेट भी हो गया। अब क्या कह रहा है कि क्या A देन A इज द सबसेट ऑफ C इज पॉसिबल, तो क्या जो A है ये C का सबसेट है। अब A क्या है 1,2। अब देखिए जरा, A कह रहा है जो अपना A है क्या ये सबसेट है C का, देखो अब C क्या है, अब बताओ आप, क्या 1,2 इसका सबसेट है? नहीं है, दिख रहा है, क्योंकि 1,2 तो यहाँ पर ये इसका एलिमेंट है। सबसेट होने के लिए तो इसके ऊपर एक और लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट को इसको सेट की फॉर्म देनी पड़ेगी। तो जो A सेट है वो C का एलिमेंट तो है मगर सबसेट नहीं है, और सबसेट नहीं है तो हाँ सबसेट नहीं है, तो कह रहा है ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं, कह रहा है गिव एक एग्जांपल। ये देखो एक एग्जांपल हम लोगों ने इसका दे दिया, तो ये जो है ये इसका सबसेट नहीं है।
ये पॉसिबल नहीं है, क्या कह जाता है, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दे दिया और ये नॉट पॉसिबल है। ये अपना एक एग्जांपल भी हो गया। अगला, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ सेट दिए हुए, इनके सबसेट बताने हैं, बता दो। इसका एक सबसेट फाई तो सबका सबसेट होता है, दूसरा ये खुद। मैंने आपको बताया कि फाई को इस तरह से बंद मत करना, वरना फाई इसका एलिमेंट हो जाएगा। फाई का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो बिना एलिमेंट का सेट सबका सबसेट होता है, नल सेट मतलब। अच्छा, ए कॉमा बी, ये भी बन जाएगा। एक तो फाई हो गया, दूसरा ए, फिर बी, फिर ए कॉमा बी। ठीक हो गया सबसेट। अब ये भी देखो, ये देखिए 1, 2, 3 इसके सारे सबसेट हो गए। इसका सबसेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो इसका सबसेट क्या होगा, ये भी फाई हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है सबसेट वाले कॉन्सेप्ट पे कि गिव एन इज इक्वल टू, गिवन होगा शायद, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 100 तक, देन राइट, यानी कि मुझे एक सेट n दिया है जिसमें 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 4 है 100 तक। तो हमें सबसेट बताना है, सबसेट n का सबसेट हुज एलिमेंट इवन नंबर, मतलब ऐसा सबसेट बताओ n का जिसके एलिमेंट इवन नंबर। तो जो सबसेट ये वाला बनेगा जिसके एलिमेंट इवन नंबर होंगे, तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे डैश करते करते 100 तक इसमें सारे इवन नंबर आ जाएंगे। और सबसेट n हुज एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, मतलब n का ऐसा सबसेट बनाना है जिसके एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर। तो देख लो, परफेक्ट स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, अच्छा ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गए और ये सबसेट बन गया जिसके एलिमेंट इवन नंबर है। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, मतलब अपने पास 2 फाइनाइट सेट हैं जिसमें m और n एलिमेंट हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट। द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर रिस्पेक्टिवली। हमें m और n की वैल्यू बतानी है और ये कह रहा है कि जो पहले सेट के सबसेट हैं वो दूसरे सेट के सबसेट से 112 ज़्यादा है। तो पहले ये समझ लो कि अपने पास 2 सेट हैं, फर्स्ट सेट में m एलिमेंट है और सेकंड सेट में n एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेट देखो, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कुल मिलाकर एलिमेंट्स हैं m एलिमेंट्स है ना। क्या कह रहा है, 2 सेट्स विच हैव m एंड n एलिमेंट्स। तो इसमें लेस देन मान लेते हैं कि इसमें m टाइम्स हैं, m टाइम्स एलिमेंट जो हैं वो m टाइम्स है, यानी m बार है, m बार। तो इसमें अगर इसमें m एलिमेंट्स हैं तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर m, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो
नंबर ऑफ सबसेट होंगे फर्स्ट सेट के लिए ये 2 की पावर m होगा। ठीक, अब दूसरा देखो, सेकेंड सेट। इसमें कितने बार एलिमेंट्स हैं? n बार, यानी कि n एलिमेंट्स हैं। समझ गए ना भाई, m टाइम्स मतलब m बार एलिमेंट लिखे गए, n बार एलिमेंट मतलब n एलिमेंट है। तो इसमें कितने सबसेट होंगे? अगर भाई इसमें n एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन ऑफ द सेकेंड सेट, यहां n होगा। मोर देन ऑफ द, तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 2 की पावर m, अब कह रहा है कि फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन ऑफ द सेकेंड सेट। ये जो फर्स्ट सेट के सबसेट हैं ये सेकेंड सेट के सबसेट से 112 ज्यादा है। 112 ये ग्रेटर है इससे, कह रहे ना कि फर्स्ट सेट के जो सबसेट हैं वो 112 मोर देन द सेकेंड सेट। ठीक है ना, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट यानी कि ये इस 112 मोर देन द ऑफ द सेकेंड सेट, ये इससे 112 ज्यादा है और मुझे बराबर करना, इसलिए यहां पे मैंने 112 ऐड कर दिया, क्योंकि भाई ये तो पहले सेट के सबसेट हैं, ये ऑलरेडी 112 इससे ज्यादा था, तो मैंने बराबर करने के लिए 112 ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले आप इतना देख लीजिए, इतना समझ में आ गया भाई सारी चीजें। अब इसको इधर बुला लिया, ठीक, 2 की पावर n इधर है, माइनस का है, 112 उधर रह गया। अब 2 की पावर n कॉमन ले लिया जाए। जब 2 की पावर m कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर n इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 की पावर m के अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा, समझ गया, 2 की पावर n नीचे अपॉन में, ऊपर के लिए माइनस का कर दिया, तो अब अच्छा इधर हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 112। अब 112 को जब आप फैक्टर करोगे तो 112 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 6 2 4 जा 12 एक सेकेंड, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 10। देखो यहाँ पे 112 है ना, अब 112 को आपको हमें 2 की पावर n इधर लाना है, 2 की पावर n में आ जाए तो 16 7 जा, आप जरा देखिए इधर देखो बच्चों, 6 7 जा 42, कैरी आया 4, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, यानी इस 112 को हम 16 इंटू 7 में लिख दें। क्यों लिख रहा, अभी क्यों लिखा मैंने अभी आपको समझाता हूं, ठीक है ना। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2 की पावर में कुछ लाना था, इसलिए। आगे तो इस चीज को हम ऐसे लिखते, देखो अंदर 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1, अब ये 16 है, 16 को 2 की पावर 4 कह सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 है, 2 की पावर 4 इंटू 7। आइए अब देखिएगा, यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो इसको अगर कंपैरिजन करें तो n की जगह मुझे 4 मिला, यहाँ से देखो 2 की पावर n 2 की पावर 4, तो n की जगह 4 तो मिल गया है, ठीक है।
n की जगह मिल गया 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये चीज, अब n की भी वैल्यू निकालनी है तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 के भी फिर बराबर करना होगा, वो भी देखो। ठीक, अब ये माइनस का 1 उधर जाएगा, तो जब इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब 8 को 2 के क्यूब में लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, हाँ लिख सकते हैं। 2 का क्यूब तो 8 होता ही है। अब ठीक, m माइनस n के, अब n की वैल्यू 4 पता है तो n की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं तो m आ जाएगा। m की वैल्यू 4 हमें मालूम है तो m की जगह 4 बराबर 3। अब m बराबर क्या होगा, ये माइनस का जो 4 है ना, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का हो जाए तो m इज इक्वल टू 7। अपना अगला स्टडी पॉइंट है इंटरवल, हिंदी में कहते हैं अंतराल। अब इंटरवल देखते हैं क्या है। ये अपना सेट का तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में सबसे पहले बात हो रही है अंतराल। इसके पहले समुच्चय और उप समुच्चय यानी कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट तक चीज़ें हो चुकी थी। इंटरवल क्या होता है, अंतराल किसे कहते हैं? देखो, इंटरवल समझने के पहले हम लोगों को कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इस तरह के आपने देखा होगा पहले 9th वगैरह में। तो पहले नेचुरल नंबर और रियल नंबर समझिए क्या है। मान लीजिए हम आपको कहें कि आप हमें नेचुरल नंबर बताओ, तो क्या बताओगे? 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखो रियल नंबर क्या होता है। 1 और 2 के बीच में जो संख्याएं हैं, जैसे कि 1.01, 1.001, ठीक है ना, 1.5, ये सब रियल नंबर है मगर ये नेचुरल नंबर नहीं है। मान लीजिए आपसे कहा जाए 1 और 2, ये दो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 नेचुरल नंबर हैं, एक ये 1 है, ये एक नेचुरल नंबर हो गया। अब 1 से हम लिखना शुरू करते संख्याएं। 1 के बाद 1.01, ऐसे करते करते जब हम जाएंगे तो लास्ट में आएगा 2। अब आप बताओ, 1 एक नेचुरल नंबर है और 2 एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर हो गया, ठीक, नेचुरल नंबर n। ठीक, अब इन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं, ठीक। अब दो नेचुरल नंबर यानी कि दो प्राकृतिक संख्याएं जो हमने लिखी हैं, इसमें बहुत सारे रियल नंबर्स नहीं बल्कि इनफाइनाइट रियल नंबर्स इनके बीच में आएंगे। यहाँ से 2 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इनफाइनाइट है, क्योंकि ये सब रियल नंबर लिखे हुए हैं। ये जो कुछ है 1 से लगा के 2 तक, ये सब है रियल नंबर। ठीक, अब दो नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इन दोनों के बीच में भी देखें तो भी बहुत सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे
इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे, इन दोनों के बीच में भी 1.01 है ना। अब 1.001 का कोई कह दे, कोई 1.0001 कह सकता है, कितने ही रियल नंबर इनके बीच में सेट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी बातें तो समझ गए होंगे कि दो नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि मान लो किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में सारे रियल नंबर्स को लिखना है तो कैसे लिखा जाए, ठीक है ना भाई। दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और अपने को किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में सारे रियल नंबर्स लिखने हैं, लेने हैं, तो कैसे लिखें। उसी का तरीका है इंटरवल। बात समझ के ना, इंटरवल क्या है कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं उनको लिखने का तरीका है। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, क्योंकि हम इस तरह से तो लिख नहीं सकते, ऐसे तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं दो नेचुरल नंबर के बीच में, तो कैसे लिखें। देखो, मान लो कि अपने पास दो रियल नंबर हैं, एक ए एक बी, ठीक है। और अपने को ये दो नेचुरल नंबर हैं, ये दो नेचुरल नंबर हैं या रियल नंबर है, कोई नंबर आप इनको मान लो, ये दो नंबर्स हैं, और अपने को इन दो नंबर्स के बीच में सारे रियल नंबर्स लेने हैं, तो कैसे लिखेंगे। इसको इस तरह से बंद कर देते हैं कैपिटल ब्रैकेट में, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। तो इसका मतलब ये है कि ए से लगा करके बी तक के जितनी भी संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, और ए और बी को लेते हुए, मतलब ए से लगा करके बी तक सारे रियल नंबर्स शामिल हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसको कहा जाए तो अगर 1 से 2 तक लिखें, इसका मतलब यह है कि 1 से 2 तक सारे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर ये इस तरह से बंद है ब्रैकेट, यानी कि क्लोज इंटरवल है। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कहें तो कैसे कहोगे। इसको आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय की भाषा में सेट के रूप में लिखो तो x, अब मान लीजिए कि ये x बिलोंग कर रहा है a, b में, क्लोज इंटरवल a, b, और मान लेते हैं कि a, b जो है ये 1, 2 है, मान लेते हैं। तो x क्या होगा, x होगा अपना 1 से लगा के 2 तक। बात समझ में आई। मतलब 1 से लगा के 2 तक x है, जहां 1 और 2 भी शामिल है, बराबर का साइन दिख रहा है ना। 1 से 2 तक x कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको चाहे ऐसे लिखा जाए या इसको ऐसे लिखा जाए, बात समझ गए। इसको कहेंगे क्लोज इंटरवल। अब दूसरा इंटरवल देखो, मान लो लिखा हो कि x बिलोंग कर रहा है किस तरह से, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, खुला अंतराल। मतलब ऐसे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 से लेके 2 तक सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, मगर 1 और 2 उसमें शामिल नहीं है, और यहां पर 1 और 2 उसमें शामिल था, ठीक है ना। यहां भी 1 से लेकर 2 तक सारी संख्याएं रियल नंबर्स थे, लेकिन 1 और 2 भी उसमें शामिल था। यहां पर 1 से लेकर 2 तक सारे रियल नंबर्स हैं, मगर 1 और 2 उसमें शामिल नहीं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि x जो है ये 1 से तो ग्रेटर है और 2 से छोटा है, मगर ये 1 और 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बराबर वाला इज इक्वल टू वाली लाइन बनाई गई है वो नहीं बनाया जाएगा। बात समझ गए। अगला देखो, मान लो लिखा है कहीं अब ये क्या है, एक और खुला एक और बंद, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो x है ये a से b तक सारे नंबर्स हैं जहां पे 1 शामिल नहीं है और b शामिल है। जिस ओर को ये खुला होगा वो चीज़ शामिल नहीं होगी, जिस ओर को ये बंद होगा वो चीज़ शामिल होगी। मतलब x
इसको अगर ऐसे लिखें बाई एग्जाम्पल, मतलब x1 से लेके 2 तक है, जहां पे x1 तो नहीं है लेकिन 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब है, और 2 तक है जिसमें 2 भी शामिल है। तो इसको लिखेंगे समझ गए कि x1 से लगा के 2 तक है, जहां x1 तो नहीं है लेकिन 1 के बाद जो अगला रियल नंबर है वहां से लगा के 2 तक है, 2 इसमें शामिल है और 1 इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह एक और आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो इधर बंद है इधर खुला है, इसका मतलब है x a से लेके b तक सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। x a से b तक सारे रियल नंबर हैं जिसमें a शामिल है मगर b शामिल नहीं है, मतलब इसको ऐसे लिख दो इस तरह से कि x जो है 1 से लेके 2 तक सब कुछ है, जितने भी रियल नंबर वो सब x है, मगर x1 तो है मगर 2 नहीं है, मतलब 1 से लगा करके 2 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब x है, जिसमें x1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा जितने रियल नंबर्स हैं वो तो है ही है मगर 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 पे देखो ओपन इंटरवल है ना, खुला अंतराल है। इसलिए इसको लिखेंगे कि x जो है ये 1 तो हो सकता है, 1 से लगा करके ये 2 तक है, x 1 से लगा के 2 तक है, और यहाँ पे x 1 हो सकता है मगर 2 नहीं होगा। 1 तो शामिल है इस इंटरवल में, 1 तो शामिल है क्योंकि 1 पे देखो ये वाला लगा है बंद वाला, 1 तो शामिल है मगर 2 शामिल नहीं है, यानी 1 से लेकर 2 तक सारे रियल नंबर जिसमें 1 है और 2 नहीं है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा इंटरवल का। अभी जब हमने आपको इसका अंतराल का इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताया तो एक चीज और नहीं बताई, मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, देखो यहां देख लो 3,5, ठीक ऐसे, तो ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब यह है कि 3 से लेकर के 5 तक सारे रियल नंबर्स, सारे वास्तविक संख्याएं, सारे रियल नंबर्स 3 से 5 तक, जो 3 से शुरू होकर के 5 तक सारे रियल नंबर्स हैं जिसमें 3 भी है मगर 5 उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो एक चीज़ आपको बतानी कि अगर ओपन इंटरवल जो ये वाला लगा है इसकी जगह पे अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया जाए ऐसे, तो ये भी ओपन इंटरवल ही है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये भी ओपन इंटरवल है और इस तरह का कैपिटल ब्रैकेट है तो ये भी ओपन इंटरवल है। अगर इधर लगा है ऐसे, मान लीजिए ऐसे लगा है, तो ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल की जगह पे स्मॉल ब्रैकेट भी लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ओपन इंटरवल चाहे इस तरह से लगाओ चाहे इस तरह से लगाओ, और ओपन इंटरवल आपको पता ही है कि जिस ओपन इंटरवल लगा हुआ है वो वाला नंबर उस इंटरवल में शामिल नहीं है, उसके आगे से सारे रियल नंबर शामिल हैं उसमें, ठीक है ना। ये आपको बताना था। अब जरा इसके क्वेश्चन देखो आप, देखो x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर -4 टू x। अब देखो -4 के नीचे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा मगर 6 पे लगा है। क्या कह रहा है कि x रियल नंबर है जो x -4 से तो ग्रेटर देन है मगर 6 से छोटा है, 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है, यानी x -4 से 6 भी है, 6 तक है, जिसमें -4 तो x नहीं, x -4 से ज्यादा है मगर 6 तक हो सकता है, 6 भी हो सकता है x। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा आपका -4 टू 6, तो -4 पे ओपन इंटरवल होगा और 6 पे क्लोज इंटरवल होगा। या ओपन इंटरवल को एक और तरीके से भी लगा सकते हैं, वैसे भी हो सकता है।
क्लियर, समझ गए? हाँ, अब x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो 0 से लगा करके 7 तक सारे रियल नंबर है r, यानी कि रियल नंबर x 0 से 7 तक सारे रियल नंबर है। और जहां पर x 0 से शुरू होकर 7 तक है, जिसमें x 0 तो हो सकता है मगर 7 नहीं हो सकता है, और 0 से 7 तक सारे रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू और 7 तो नहीं शामिल है, इसलिए 7 पे ओपन इंटरवल, या इसको ऐसे लिख दो, ठीक। अगला देखो, x बिलोंग्स टू r, जहां पे x -12 से तो ग्रेटर देन है बट -10 से छोटा है, ठीक। तो -12 से ग्रेटर देन और 10 से छोटा है, लेकिन x ना तो -12 के इज इक्वल टू है ना -10 के इज इक्वल टू है, ठीक है। -12 से -10 तक सारे रियल नंबर्स हैं, तो ठीक है, दोनों ओपन इंटरवल लगे, दोनों बराबर यानी इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो या ठीक। अगला देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x रियल नंबर से जहां x -3 से लगा के x जहां पे 3 से लगा के 4 तक है, और यहाँ पे x 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, मतलब 3 से 4 तक है x, जिसमें x 3 भी है और 4 भी है, और बीच के जब सारे रियल नंबर्स भी x है, ठीक है। यानी x 3 से 4 तक कुछ भी है 3 और 4 को शामिल करते हुए, तो दोनों अब ये बंद वाला ब्रैकेट है, बंद वाला हमेशा ऐसे ही लगता है, खुले वाले में चाहे आप इस तरीके से लगाओ या स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। अब ये देखो, ये -3 को हमें 0 दिया हुआ है, दोनों ओपन इंटरवल है, और इसको इस तरह से लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, -3 से 0 तक, ठीक। -3 देखो शामिल नहीं है, तो हमने बराबर का यानी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, और 0 भी शामिल नहीं है, हो गया। अगला देखिए 6 वाला, x such that x belongs to R। अच्छा, यहाँ पे देखो x 6 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है, जिसमें x 6 भी हो रहा है और 12 भी हो रहा है, बीच के सारे नंबर्स तो वही हैं x, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक। ये 6 वाला है भैया, ये 5वां। अगला देखो 8 नहीं 7th, हाँ 7th, एक मिनट, 4 5 6 7th नहीं लिखा, सीधे 8 लिख दिया, एक मिनट देखें कुछ गलत हुआ क्या। नंबरिंग में कुछ गलत हो, ये 6 के बाद अब ठीक, यहाँ x 6 से लेकर के 12 तक है, मगर x 6 नहीं है, 6 से ग्रेटर देन सारे रियल नंबर्स, और 12 तक है x, मतलब x 12 के तो बराबर है मगर 6 के बराबर नहीं है। 6 के आगे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब x है मगर 6 नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे 8 वाले को, ओ सॉरी 7th वाले को, x such that x belongs to R, और x 6 नहीं है और 12 है, और 6 से 12 के बीच के सारे रियल नंबर्स भी है, तो
ठीक है, ये 7वां हो गया। 8 देखो, x माइनस 23 से लगा करके 5 तक है, मतलब x माइनस 23 तो है और 23 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर हैं वो सब होते हुए x 5 तक है, मगर x 5 नहीं है। x माइनस 23 है मगर 5 नहीं है। बीच के सारे रियल नंबर से माइनस 23 भी है x, और 5 के ठीक पहले तक जो रियल नंबर है वहां तक x है। इसको कैसे करेंगे भाई? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x माइनस 23 से 5 तक है, जिसमें x माइनस 23 तो उसमें शामिल है इंटरवल में, अगर 5 शामिल नहीं है तो हो गया। पावर सेट। अब पावर सेट देखिए क्या होता है। पावर सेट को हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। तो पावर सेट क्या होता है? मान लीजिए कि अपने पास एक समुच्चय है, एक सेट है, तो उस सेट के कई सारे सबसेट बनेंगे, आपको पहले बताया था। तो किसी सेट के जो सबसेट बनते हैं, ठीक है ना, एक सेट के जो सबसेट बनते हैं, तो उन सब सबसेट का अगर एक सेट बना दिया जाए, ठीक है, एक सेट है उसके कुछ सबसेट बने, उन सबसेट का एक सेट अगर बना दें तो उस सेट को पावर सबसेट कहेंगे। किसका पावर सबसेट? जिसके सारे सबसेट्स का सेट बनाया गया है। तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सबसेट। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। किसी भी समुच्चय के सारे उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए अपने पास एक सेट है ए, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि इसका पावर सेट बनाइए, तो पावर सेट को के लिए क्या करेंगे? इसके सारे सबसेट्स का सेट बनाए। तो पहले इसके सारे सबसेट क्या होंगे जरा बताइए आप। सबसेट्स ऑफ ए, देखिएगा, पहला तो नल सेट हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 2 हो गए ए के सबसेट। अब पावर सेट, पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं। देखो ऐसे, अगर कहीं ये वाला पी लिखा तो समझ जाना ये पावर सेट है। तो क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। सारे सबसेट का एक सेट बनता है तो उसको इसका पावर सेट कहते हैं। मतलब इसका पावर सेट क्या होगा? इसके सारे सबसेट्स के सेट को इसका पावर सेट कहेंगे। तो वो कैसे बनेगा? देखो, समझ गए? ये क्या है? ये इस सेट के सारे सबसेट्स का एक सेट है, तो इसको जो है इस सेट का पावर सेट कहेंगे। समझ में आ गया कि किसी भी सेट के सारे सबसेट्स के सेट को उस सेट का पावर सेट यानी कि घात समुच्चय कहते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लो कि एक क्वेश्चन है कि एक सेट अपने पास A इक्वल टू मान लो 5 दिया है और इसका पावर सेट बताओ। तो 5 का मतलब तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय, कोई एलिमेंट नहीं। तो इसका पावर सेट जो बनेगा वो कैसे बनेगा? इसके अगर हम उप समुच्चय बनाए, इसका सबसेट बनाए, तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा? फाई है, मतलब ए में समझो कुछ है ही नहीं, खाली है। ये फाई का जो निशान है इसका मतलब ए में कुछ है ही नहीं, ए खाली है। तो इसका सबसेट भी तो फिर यही होगा। भाई आपके पास ए कोई ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके सबसेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वही उसका सबसेट हो जाएगा। अब अगर इसका पावर सेट बनाया जाए तो कैसे होगा? तो यही जो इसका सबसेट है इसी का सेट बना दो, लो बन गया पावर सेट।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन था शायद एनसीईआरटी या कहीं पे। तो पावर सेट आप समझ गए कि एक सेट के सारे सबसेट का एक सेट बना देते हैं, तो उस सेट को इस सेट का पावर सेट कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। समझ गए। यूनिवर्सल सेट हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय। देखिए क्या होता है, ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स इंक्लूडिंग इट्स ऑन एलिमेंट। इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये एक तरह से समझ लो कि जो हम लोगों ने सबसेट पढ़ा था ये उस सबसेट का उल्टा है। कैसे उल्टा है देखो, मान लो कि इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है मान लो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हम दो सबसेट ले सकते हैं। मान लो ये एक सेट है अपना, सपोज दैट अपने पास एक सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसके हमने दो सबसेट बनाए, एक इसका सबसेट ले लिया वोवेल्स और एक इसका सबसेट ले लिया मैंने कॉन्सोनेंट। इसको ऐसे नहीं बंद करते, ठीक। दो मैंने इसका सबसेट बनाए कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमने दो सबसेट लिए, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट। बात समझ में आई। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो सबसेट हैं। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूरा एक सेट लिया जाए तो इसके दो सबसेट होंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है ना। अब पूछा जाए कि वोवेल और कॉन्सोनेंट किसके सबसेट हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट किसका सबसेट है, तो आप हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यहाँ पे। ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर पूरा लिया जाए ABCD जेड तक, तो इसका एक सबसेट मैंने ले लिया वोवेल AEIOU और एक हो गया कॉन्सोनेंट BCDFG। ठीक है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दो सबसेट हुए, एक वोवेल हुआ एक कॉन्सोनेंट हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि वोवेल और कॉन्सोनेंट किसके सबसेट हैं, तो आप हो गए अल्फ़ाबेट के। भाई वोवेल और कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट के सबसेट हैं, तो ये दोनों अगर इसके सबसेट हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट अगर अल्फ़ाबेट के सबसेट हैं, तो अल्फ़ाबेट इन दोनों सबसेट का क्या है, तो इसको कहेंगे कि ये अल्फ़ाबेट इन दोनों सबसेट का यूनिवर्सल सेट है। बात समझ गए कि अगर हमारे पास सबसेट दिए हुए हैं तो वो सबसेट जिस सेट के सबसेट हैं उस सेट को इन सबसेट्स का यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। बात समझ गए कि अगर अपने पास कुछ सबसेट दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि ये कौन से सेट के सबसेट हैं, तो ये जिस सेट के सबसेट होंगे उस सेट को इन सबसेट्स का यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट ABCD पूरा जेड तक है और इसके दो सबसेट हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो अल्फ़ाबेट के दो सबसेट हुए तो वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसी तरह से वोवेल और कॉन्सोनेंट का एक यूनिवर्सल सेट हुआ अल्फ़ाबेट। समझ गए बात। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक सेट है नेचुरल नंबर, मान लेते हैं नेचुरल नंबर। और इसके हमने दो सबसेट बनाए, एक इवन नंबर सॉरी, एक ले लिया ऑड नंबर, 1 फिर 3 फिर 5।
ठीक है ना। हालांकि 1 को ना हम इवन में रखते ना ऑड में रखते, मगर फिर भी चलो समझने के लिए मान लेते हैं। अगर इसके ये और ये दो सबसेट हैं, इस सेट के ये दो सबसेट हैं, तो ये वाला सेट इन दोनों सबसेट का यूनिवर्सल सेट होगा। बस इतना कहना चाह रहे हूँ कि अगर ये दो सेट, ये वाला और ये वाला, ये दो सेट इस सेट के सबसेट हैं, तो ये वाला सेट इन दोनों सबसेट का यूनिवर्सल सेट होगा। आई बात समझ में? यही है यूनिवर्सल सेट, कि हमारे पास अगर कुछ सबसेट दिए हुए हैं तो हमें ये बताना है कि वो सबसेट कौन वाले सेट के सबसेट हैं। तो जिस सेट के ये सबसेट होंगे उस सेट को इन सबसेट्स का यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट पे ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो हमें सेट दिए हुए हैं, इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा? द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस का, ये अपना हो गया मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हों उनको आइसोसेलेस बोलते हैं, हिंदी में समझ बाहु। तो ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक इसका सेट है, सबसेट है, मतलब इसका पूरा सेट है और ये इसका पूरा सेट है। अब आपको बताना है ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सेट होंगे तो ये किस सेट के सबसेट होंगे? भाई सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल ये दोनों सेट किस सेट के सबसेट होंगे? तो सारे ट्राइंगल्स अगर ले लेते हैं तो उनके ये दोनों सबसेट हो जाएंगे। तो इसका जो अपना यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऐसे अब देखो, अगर सभी ट्राइंगल्स का सेट लिया जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल तो सारे ट्राइंगल्स के सेट का सबसेट हो जाएंगे ना। ये दोनों भाई, ये दोनों इस सेट के तो सबसेट हो जाएंगे। तो इन दोनों सबसेट जो इस सेट के बनेंगे तो ये सेट इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। आगे देखो, Which of the following may be considered as universal set A, B and C। ये A दिया है, ये B दिया, ये C दिया है। पूछा जा रहा है कि A, B और C के लिए ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन तीन A, B, C के लिए इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है? तो देख लेते हैं भाई, A, B और C इनमें से जिसका भी सबसेट होंगे ये तीनों, वो इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6, अब ये इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो C जो है वो इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये चीज इन तीन के लिए जिसमें C भी है, ये उसका जो है यूनिवर्सल सेट ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो 0 नहीं है, यहाँ 0 है, तो ये A उसका सबसेट नहीं हो पाएगा। ये जो दिया हुआ है 3 वाला ऑप्शन, 3 के लिए A भी इसका सबसेट है, B भी इसका सबसेट है और C भी इसका सबसेट है। इसका मतलब ये जो है ये इन A, B, C तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो यही अपना ऑप्शन सही है, 3 वाला। ये क्वेश्चन देखो, इफ द सेट्स A इज इक्वल टू 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6 और C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, देन द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल 3 सेट्स A, B एंड C। मतलब A 1 3 5 दिया है, B 2 4 6 दिया है, C 0 2 4 6 8 दिया है। तो इन तीनों A, B, C के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके लिए ये तीनों सेट उसके सबसेट हो जाए। तो यूनिवर्सल सेट जो बनेगा अपना, इसके लिए ये तीनों इसके सबसेट हो जाए। तो देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, इन तीनों में 6 भी है, 7 नहीं है, 7 इसमें नहीं है। एक सेकंड में क्वेश्चन कंफर्म कर लूँ। हाँ ठीक है,
अब एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाना है जो जिनका सबसेट ए बी और सी हो। तो देखो अब आप देखिए इस यूनिवर्सल सेट के लिए ए बी और सी ये तीनों इसके सबसेट हो जाएंगे। तो ए बी सी अगर इसके सबसेट है तो ये क्या है, ये ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। समझ गए ना। चलिए अब आगे देखें, जो अपना अगला 10th स्टडी पॉइंट है सेट में, वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत सरल है, बहुत आसानी से समझ लेंगे। ये क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन। ये यूनियन का साइन है, इस तरह से यू बना देना, और ये उल्टा यू बना देना, ये इंटरसेक्शन है। देखो है क्या, ये मान लो अपने पास कोई सेट है A = 2 3 4 5, ठीक। और एक सेट और है B, ये है 4 5 6 7। अब आपसे कहा जाए कि इसका यूनियन बताओ, A यूनियन B बताओ, ठीक। A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब है कि जो A के एलिमेंट हैं और जो B के एलिमेंट हैं इनको एक साथ लिख देना, एक ही में मिला के एक सेट में इन दोनों के एलिमेंट लिख देना। देखो कैसे, 2 3 4 5, एक एलिमेंट हो गए, और 4 5 6 7। अब 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी, तो 4 5 अब दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर 4 5 इसमें और इसमें दोनों में है तो एक बार लिख दिया बस। तो 4 5 के अलावा 6 7। देखो 2 3 4 5 6 7। अब ये A यूनियन B है, इसमें A के भी सब एलिमेंट है और B के भी एलिमेंट है, ठीक है ना। A के भी सारे एलिमेंट आ गए और B के भी सारे एलिमेंट आ गए, तो ये A यूनियन B हो गया। और A इंटरसेक्शन B क्या होता है, देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि A और B इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है, जो एलिमेंट दोनों में है उनको लिख देना, उसको A इंटरसेक्शन B बोलते। तो 4 और 5 ये कॉमन है, समझ गए। तो A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट दोनों में है वो लिखते हैं, और A यूनियन B में जो दोनों में है वो भी लिखते हैं, और जो दोनों में नहीं है वो भी लिखते हैं। A यूनियन B में दोनों सेट के सारे अवयव मिला के एक साथ लिख देंगे, और A इंटरसेक्शन B में केवल वही एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में है। आ गई ना बात समझ में। ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन का साइन है और ये इंटरसेक्शन का साइन है। इस पे कुछ क्वेश्चन है NCERT में, वो देख लेते हैं क्या है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इसमें A और B दो सेट्स दिए हुए हैं, इनके लिए अपने को A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B बताना है कितना है। तो A यूनियन B 2 4 6 8 6 8 10 12, इसका यूनियन बताना। तो यूनियन आपको बताया था कि दोनों सेट को मिलाकर एक साथ लिख दो, और उस सेट में जो यूनियन बने उसमें कोई एलिमेंट 2 बार ना आए। तो 2 4 6 8 6 8 10 12, तो 2 4 6 8 10 12। ये देखो A यूनियन B हो गया। राम गीता अकबर, गीता डेविड अशोक, इसका भी यूनियन बना देते। ये देखो बन गया राम गीता अकबर डेविड अशोक, ठीक। राम गीता अकबर, गीता डेविड अशोक, तो राम गीता अकबर डेविड अशोक। AEIOU और AEIU
AIU और AEIOU, ठीक, इनमें बना दो यूनियन। ठीक, दोनों को मिला के लिख दिया। इसमें तो ये इसका सबसेट ही था, तो मिला के लिखेंगे तो वही हो जाएगा, कोई अवयव दो बार आता नहीं है। अच्छा, अब A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 और 8 है ना कॉमन, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इसमें क्या कॉमन है? गीता, बस केवल गीता कॉमन है, राम अकबर डेविड अशोक, केवल गीता कॉमन है। क्या कॉमन है? AIU कॉमन है ना दोनों में, AIU। ये देखो हो गया। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ सेट्स दिए हुए हैं और इनका यूनियन बताना है। फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ये x इज इक्वल टू 135 है, y इज इक्वल टू 123, इसका यूनियन बताना है, ठीक है ना। यूनियन तो x यूनियन y, तो 1 2 3 5, देखो दोनों को मिला के लिख रहा हूं ना, 1 2 3 5। अब A इज इक्वल टू AEIOU और B है ABC, इनका यूनियन लिखना है। ABCEIOU, अगला x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x एक नेचुरल नंबर है, और b है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ऑफ 3, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x बिलोंग्स टू n। तो देखो a है क्या यहाँ पे, पहले इसको देखो। a जो है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो मल्टीपल ऑफ 3 है। एंड सो ऑन। और b है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो b एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। ये अपना a और b हो गया। अब बताना है a यूनियन b। अब a यूनियन b देखो इसके लिए यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 ऐसे होगा। ये 1 2 3 4 5 इनको मिला के लिखना है, ठीक है ना। हो गए 1 2 3 4 5 6। अब इसके आगे 9 12 15 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। ये सब 3 के मल्टीपल्स फिर आगे आते जाएंगे, ठीक। हाँ, A दिया है 1 2 3 और B 5 है, इसका A यूनियन B बताना है, बता दो। B 5 है, 5 का मतलब कुछ नहीं, 1 2 3 और इधर कुछ नहीं, तो इनका यूनियन हो जाएगा। बी में तो कुछ है ही नहीं, तो 1 2 3 के साथ कुछ लिखना ही नहीं है, खत्म। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर A दिया हुआ है, A इज इक्वल टू A कॉमा B और B है ABC।
तो यहाँ बताना है क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो ए यहाँ पे बी का सबसेट है, हाँ है, तो ये ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू है क्योंकि ए वाकई में बी का सबसेट है, तो ये हो गया ट्रू। और ए यूनियन बी भी बताना है क्या होगा, तो जरा देखो इधर ए यूनियन बी क्या हो रहा है। ए यूनियन बी, तो ए और बी के सब एलिमेंट को मिला के लिख देना, तो ए बी सी, ये तो ए बी ही है और यहाँ ए बी सी, इनको मिलाएंगे तो ए बी सी हो जाएगा। और ये जो ए बी सी आया है देखिए यही बी है ना, बी है ना, तो ए बी सी है और यही बी भी है, ये इतना बी आया ना, तो ए यूनियन बी की जगह हम लिख सकते हैं बी। अब उसी चीज को यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में किया, यहाँ पर तो एक एग्जांपल देके समझाया, यहाँ पे जनरलाइज पूछा कि अगर ए जो है बी का सबसेट हुआ तो ए यूनियन बी क्या होगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो होता है वो बी के बराबर होता है। उसी को यहाँ जनरलाइज फॉर्म में पूछा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। समझ गए ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन देके समझाया और यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म में पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10। और अपने को ये सब बताना है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए एक एक सॉल्व करते जाते हैं ना। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के लिख देना एक साथ। हो गया ए यूनियन बी। अब बी यूनियन सी, बी और सी, अब उधर देख लो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ लिख दो भाई। ए है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8, इनको इनका यूनियन करना है। हो गया बी यूनियन सी, 3 4 5 6 5 6 7 8, इसका यूनियन करना, मिला के लिखना है। बी यूनियन डी, बी है 3 4 5 6, डी है 7 8 9 10, बी का और डी का यूनियन मतलब इन दोनों को एक साथ मिला के लिख दो। ठीक। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए बी और सी को एक साथ मिला के लिख देना। ये ध्यान रखिएगा कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना होने पाए सेट में। 1 2 3 4 5 6, सी भी है ना 7 8। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, 1 2 3 4 5 6 है तो ए यूनियन बी हो गया। यहाँ तक ए यूनियन बी हो गया। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी हो गया। अब डी भी लिखना है, डी भी है ना 7 8 9 10 भी कर दो। अगला बी यूनियन सी यूनियन डी, बी है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10। अच्छा, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक, ये देखिए हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, ये नोट कर लो। आइए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग। ए बी सी और डी हमको दिया हुआ है और ये सब बताने, ए इंटरसेक्शन बी वगैरह देखते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए और बी में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, नहीं 7 9 11, 7 9 11 और तो कुछ है नहीं इन दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी में वही जो दोनों में हो। सेवन नाइन 11। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी और इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों में क्या 11 और 13 है ना। आगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी तीनों में क्या कॉमन है, ए और सी में 11 है, मगर डी में तो 11 नहीं है भाई, ए और सी में 11 कॉमन है मगर डी में 11 नहीं, मतलब ए सी और डी तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है भाई, 3 5 7 9 11 ये ए है, 11 13 15 ये सी है, तो ए और सी में क्या कॉमन, 11 कॉमन है। आगे देखो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में 7 9 11 13 और डी में कुछ नहीं कॉमन है, तो बी और डी में इंटरसेक्शन जो ये 5 है, बी ये है डी वो है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है, 3 5 7 9 11 कुछ भी कॉमन नहीं है और डी में भी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, ए का जो है बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन ओ सॉरी हाँ बी यूनियन सी, तो ए है 3 5 7 9 11 और बी यूनियन सी। देखो भाई अभी ए ऐसे ही रहने देते, इंटरसेक्शन लगाया और बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, देखो बी और सी को एक साथ मिला के लिखना है, बी यूनियन सी। हो गया ये बी यूनियन सी, 7 9 11 13 15, ठीक है बी यूनियन सी। अब इसका ए से इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए में और इसमें क्या कॉमन है, 7 9 11 कॉमन है, देखो भाई ये बी यूनियन सी आ गया, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15 ये आया, और ए है 3 5 7 9 11, ए है 3 5 7 9 11, तो इसमें और इसमें क्या है 7 9 11 है कॉमन दोनों में, वही बताना है। आगे देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए इंटरसेक्शन पहले लगा दूं मैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी में यूनियन 7 9 11 13 15 16, बी और डी को मिला के, अब ए के साथ इसको इंटरसेक्शन कराते तो ए में 3 5 7 9 11, तो 7 9 11 ए के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन होगा तो 7 9 11 ही आएगा, क्योंकि 7 9 11 ए में भी है और इसमें भी है, और ये बी यूनियन डी मैंने लिखा है। आगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए हमने निकाल लिया था, ए इंटरसेक्शन बी है 7 9 11, तो 7 9 11 ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसका इंटरसेक्शन करना, इंटरसेक्शन बना दिया बी यूनियन सी से। अब बी यूनियन सी देखो ये लिखा है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये लिखा, तो बी यूनियन सी 7 9 11 13 15,
अब कितना आएगा ये 7 9 11 आएगा। देखो दोनों में 7 9 11 है तो 7 9 11 आया। लास्ट देख लो ए इंटरसेक्शन डी, तो ए यूनियन डी है, ए यूनियन डी, तो ए ये है और डी ये है, हमें ए यूनियन डी लेना है। तो कितना होगा ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 15 17, ये होगा ए यूनियन डी। 3 5 7 9 11 और 15 17, ए यूनियन डी। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी ये निकाला 7 9 11 13 15, ये। अब इसका उसका इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11 और 15, देखो दोनों में कॉमन है 7 9 11, देखो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, 9 है 11 है 11 है 15 है 13 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं, तो यही होगा इसका 7 9 11 15। ये देखिए आपका हो गया। आइए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी डी दिया हुआ है और उसके बाद हमको ये सारी चीज़ें बतानी। देख लो पहले है क्या, ए है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ए जो है वो एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, ए एक नेचुरल नंबर, तो ए को रोस्टर फॉर्म में लिख लें ताकि आसानी रहे। ए है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 6, वो छोटा बना मेरा, 7 8, ये ए हो गया क्योंकि ए एक नेचुरल नंबर है। बी है एक इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, ये बी दिया हुआ, तो इवन नेचुरल नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। इवन नेचुरल नंबर हो गया। सी है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर देख लो सी, ऑड। ऑड मतलब जो 2 के टेबल में ना आती हुई संख्या है वो ऑड है। और डी है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, डी प्राइम नंबर है। 1 को प्राइम नहीं मानते हैं वैसे, मगर क्योंकि 1 को प्राइम में नहीं लेंगे, ठीक है ना। 1 का हमने आपको पिछले किसी वीडियो में 1 का बताया भी था कि 1 को क्यों प्राइम नहीं मानते हैं, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, है ना, और जो प्राइम नंबर होते हैं उनके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 3 5 7 11 13 14 15 16 17 19 23। अब इसको बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तब तो, क्योंकि देखो बी तो ए का सबसेट है, क्योंकि ए तो पूरा नेचुरल नंबर है और बी इवन नेचुरल नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी लेना है। मतलब ए और बी में कॉमन क्या होगा, अगर इन दोनों में देखें तो ये 2 4 6 8 कॉमन होगा, भाई नेचुरल नंबर है और ये इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर ये भी और इवन नेचुरल नंबर इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन इवन नेचुरल नंबर हुआ, तो 2 4 6 8 वगैरह होंगे यहाँ पे।
तो इसको हम कह सकते हैं बी। समझ गए ना भाई, ए और बी में दोनों में क्या है, दोनों में टू, ये नेचुरल, ये इवन नंबर दोनों में है, ए में भी है बी में भी है। तो जब दोनों में इवन नंबर है तो इवन नंबर इंटरसेक्शन हो गया, वो बी है। अच्छा, ए और सी में इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए तो नेचुरल नंबर है और सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसमें सी वाला हो जाएगा। तो ऑड नेचुरल नंबर ये सी वाला हो गया। समझ रहे हैं ना भाई, ए और सी दोनों में क्या कॉमन, तो ए तो नेचुरल नंबर है और सी में ऑड है, तो ऑड वाले ए में भी और ऑड वाले सी में भी, तो सी हो गया। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी दोनों में क्या है, इसमें भी डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो प्राइम नंबर्स ये ए में भी और डी में भी हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी, देखो सी में ऑड नंबर है, बी में इवन नंबर है। अब अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो ऑड और इवन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बी में इवन है सारे नंबर और सी में तो ऑड है, और इंटरसेक्शन तो इसका फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन डी देखते हैं, बी इवन नंबर है और डी जो है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर 2 भी होता है, 2 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो बी और डी इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो 2 ही मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर बी है और डी प्राइम नंबर है, तो 2 होगा। बाकी तो सब इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो ही जाएंगे। यहाँ पे प्राइम नंबर तो इसमें 2 हो जाएगा। उधर चलते हैं सी और डी में। सी है नेचुरल नंबर ऑड और ये है प्राइम नंबर, तो 2 के अलावा 3, 5, 7, 9, तो ये जितने भी प्राइम नंबर होंगे ये ऑड होंगे ही निश्चित रूप से, क्योंकि अगर ये इवन होंगे तो ये फिर प्राइम क्यों रह जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जितने भी प्राइम नंबर हैं ये सब ऑड होंगे, लेकिन जितने ऑड हैं वो प्राइम हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 9 ऑड तो है मगर प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो हमको ऑड नंबर और प्राइम नंबर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में जो कॉमन हो। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा, जो ऑड नंबर है वो दोनों में होंगे, जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर जरूर होंगे 2 को छोड़ के। 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड भी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो किसी नंबर से नहीं कटेंगे, 2 से भी नहीं कटेंगे, तो ऑड हो जाएंगे। तो 2 को छोड़ के 3, 5, 3, 5, अच्छा इंटरसेक्शन लेना है तो 3, 5, 7, उसके बाद 11, 3, 5, 7, 11, वो नंबर लेने जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, मतलब कि प्राइम नंबर्स। 17 यहाँ पे प्राइम नंबर्स आएंगे, 19, 23, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होंगे 2 को छोड़ के, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड जरूर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑड का ना मतलब जो 2 से ना कटे, प्राइम का मतलब जो किसी से ना कटे, तो जो नंबर किसी से नहीं कटेगा वो 2 से भी नहीं कटेगा 2 के अलावा। तो 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर हैं वो लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ऑड भी होंगे, ठीक है ना। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो यूनियन इंटरसेक्शन पे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, है ना। रेशनल नंबर क्यू है और जेड दिया है इंटीजर, तो बताना है क्यू यूनियन जेड, क्यू यूनियन जेड। अच्छा, अब
क्यू का मतलब वो ये है कि वो नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। तो सारे इंटीजर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी इंटीजर हो, जीरो को छोड़ा के, और जीरो भी लिखा जा सकता है 0/1, 0/2 p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो कह सकते हैं कि जो z है वो q का सबसेट है, सबसेट है सॉरी, तो z है, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं उन सबको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और q z चूंकि q का जो है सबसेट भी है, और q और z दोनों में कॉमन जो होगा वो q ही होगा, क्योंकि जितने भी z है वो सब q तो है ही है, जितने भी z है, जितने भी इंटीजर वो सब रेशनल नंबर तो है ही, क्योंकि रेशनल नंबर मतलब जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो इंटीजर तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे ही जा सकते हैं। तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर ही होते हैं, तो रेशनल नंबर और इंटीजर दोनों में रेशनल नंबर्स हैं, और इनको दोनों को मिला के लिखते हैं। तो जब रेशनल नंबर और इंटीजर को मिलाएंगे तो वो सब रेशनल नंबर ही तो हो जाएंगे, इसलिए क्यों लिख दिया, क्योंकि सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, ये ए दिया है, ये बी दिया है, इसमें पूछा क्या है? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है यहाँ पे। ठीक है, ए है y सच डेट 1/x और b है -x। अच्छा, 1/x जो है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और x जो है वो 0 नहीं है। इंटरसेक्शन -x, अब यहां पर 1/x करेंगे तो जो भी आएगा वो 1 में आएगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, और यहाँ पे तो अपॉन में कुछ आएगा नहीं। भाई कोई भी संख्या 1 में है तो 1 में यहाँ पे जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो 1 में आएगा, और इधर करेंगे तो वो चीज़ निगेटिव में आएगी बिना अपॉन के। तो इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं, क्योंकि भाई ये तो हर चीज़ 1 में, और ये तो अपॉन में ही नहीं है, ये तो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर में है, तो कैसे हो सकता है? इन दोनों में तो कुछ कॉमन होगा नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? भाई ये निगेटिव तो हो सकता है, इसकी वैल्यू हम निगेटिव तो ला सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई निगेटिव नंबर डाल देंगे, मगर उसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कुछ आएगा 1 में आएगा, और यहाँ पे जो आएगा केवल एक सिंगल नंबर आएगा। तो अपॉन वाले नंबर और सिंगल नंबर में, मतलब बिना रेशनल नंबर जो डायरेक्ट है, बिना डिनोमिनेटर वाला, उसमें कुछ हम कॉमन कहाँ से निकाल लेंगे? तो ये हम पे फाई आ जाएगा। समझ गए ना भाई? ये 1 में होगा, वो कभी अपॉन में आएगा नहीं। तो जब 1 में ही है, ये है, वहाँ कुछ अपॉन में आना नहीं, तो इनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा।